है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों हम लोग ने जो पहला चैप्टर मतलब पिछला चैप्टर जो हम लोग ने 11 चैप्टर जो हम लोग ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोग ने फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हम लोग ने उसमें डिस्कशन किया था घर्षण के बारे में। तो ये कहा गया था कि जो नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर होगा उसमें घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हमारा फ्रिक्शन से ही रिलेटेड है। फ्रिक्शन से ही पूरे मतलब उसमें कहाँ कहाँ कैसे फ्रिक्शन लगता है, फोर्स होता क्या है, घर्षण जो होता है, घर्षण बल है क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में, पूरा फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है फ्रिक्शन, घर्षण। देखिए इसमें क्या है। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद धीमा करते हुए देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में मंद हो जाती है। मतलब कि अगर कोई एक वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें वो उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए हो, मतलब कि उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उसका मोशन जो है वो धीरे धीरे होकर के धीमा होकर के फिर बंद हो जाएगा। अंततः फिर वो आखिर में वो रुक जाएगी। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते हुए देखा है? केले की छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि कैसे केले की छिलका जो है इस पर जब पैर पड़ता है तो कैसे हम सभी लोग जो है गिर पड़ते हैं। ठीक है, जब कोई लड़का किसी केले के छिलके पर कदम रखता है तो वह गिर पड़ता है। ठीक है, ऐसे कोई भी अगर जो है इस पे रखे। इस अध्याय में अब इसी प्रकार के कुछ ऐसे जो है प्रश्न हैं जिनके उत्तर यहाँ पे मिलेंगे और इसे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम घर्षण बल के बारे में देखते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको हम क्रियाकलाप के थ्रू देखेंगे। मेज पर रखी किसी पुस्तक जो कि चित्र में नीचे जो दिखाया गया उसको धीरे से ढकेलिए। आप ये देखेंगे कि कुछ दूरी चल करके ये रुक जाती है। जैसे धीरे से हमने ढकेला, थोड़ी दूर चलेगी फिर उसके बाद वो रुक जाएगी। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगा करके देखिए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? मतलब यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए तो उसकी जो पुस्तक है उसकी गति का विरोधी तो हो रहा है। अब चाहे हम उसकी दिशा में उसको धक्का दें या उसकी विपरीत दिशा में धक्का दें। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि जो है दोनों ही साइड से अगर हम उसको जो है आगे की तरफ धक्का दे रहे हैं या पीछे की तरफ कर रहे हैं तो एक मोशन ज़रा सा होगा, उसके बाद वो रुक जाएगी। इसका रीज़न यही है कि उस पर एक पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए तो उसकी गति का विरोधी तो हो रहा है, तो इस बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। तो ऐसा बल जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन का विरोध कर रहा है। ठीक है, उसका उसका जो है मतलब कि इसका विरोध कर रहा है, उसको रोकने का काम कर रहा है। तो यही जो बल है जो हमें दिखाई नहीं देता वो क्या कहलाएगा? घर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि पहले पुस्तक कहाँ कैसे थी, उसके बाद जब उसको ढकेला गया तो कैसी हो गई, थोड़ी दूर के बाद फिर वो रुक गई। और यही सिचुएशन यहाँ पहले इस तरीके इधर से जब ढकेला तो ये हुआ, और जब दूसरी तरफ से मतलब कि दिशा विपरीत कर दी गई तभी भी वही सेम सिचुएशन आई। ठीक है, तो अब हमें आगे ये देखना है कि और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ये देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। मतलब यहाँ पे देखने पे यही हमें लगा, जब हम बाईं दिशा में फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर, तो घर्षण जो हो रहा था वो दाईं दिशा में लग रहा था। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध कर रहा है। स्थिति दोनों ही कंडीशन है लेकिन घर्षण क्या कर रहा है? उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी गति का विरोध कर रहा है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। मेनली अगर देखा जाए तो ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर्षण बल जो होता है वो हमेशा जो बाहर से लगाया गया जो फोर्स है उसका हमेशा ये विरोध करता है। ठीक है, गति का विरोध करता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो गति करे तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तभी तो गति करेगी, अपने आप तो करेगी नहीं। तो उसी गति का या उसी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका ये विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज की पृष्ठों के बीच कार्य कर रहा था। यानी घर्षण बल कहाँ कार्य कर रहा था? पुस्तक और, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट की सतह के बीच में ही घर्षण बल कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या ये पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? इन सभी बातों का हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहली जो हमारी यहाँ पे हेडिंग है वो है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो फ्रिक्शन को इफेक्ट डाल रहे हैं उनमें कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं।
सबसे पहले किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। एक ईंट लीजिए, उसके चारों ओर डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला जो है, ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस जो है उससे उसके द्वारा उससे खींचिए। मेनली हमें कमानीदार तुले से उस ईंट को उठाना है, ठीक है। आपको कुछ बल लगा, उसको उठाने के लिए कुछ बल तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करें, कमानीदार तुला का पाठ्यांक ले लीजिए। मतलब कहने का है कि हमें क्या करना है, कमानीदार तुला यूज़ किया, अब या तो हम उठाएं या फिर जो किसी मेज़ वगैरह पे अगर वो रखी हुई है तो उसको हम घसीटें या जो भी, मतलब कि हमें क्या करना है, ईंट को मेनली मूवमेंट में लाना है, ठीक है। जब वो गति करने लग जाए तो उसको उसकी गति की कंडीशन में कमानीदार तुला जो है यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का जो पाठ्यांक, क्योंकि इसमें एक साइकिल भी उसमें सॉरी उसमें एक पाठ्यांक लगा हुआ है ना, एक स्केल लगी हुई है, तो उसकी जो पाठ्यांक है, जो भी इसका पैमाना आ रहा होगा उसको हम पढ़ लेंगे। इससे आपको उस घर्षण बल की माप जो है प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लग रहा है। तो इससे हमें मेनली जो घर्षण बल है उसकी माप मिल जाएगी कि कितना वो लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए। अब क्या करना है कि जो ईंट है इस पर पॉलीथीन का कपड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? देखिए, पन्नी अगर लगा दिया, पॉलीथीन लगा दिया, तो उसकी सरफेस कैसी हो गई, चिकनी हो गई। तो अब जब हम इसको घसीटेंगे तो क्या होगा, वो जल्दी से आगे की तरफ खिसकेगी, ठीक है। तो उसका जो घर्षण बल जो है वो फिर कम हो जाएगा ना, और पहले की तुलना में तो कम ही हो जाएगा। फिर इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? तो अभी हमने देखा भाई, सरफेस खुरदरी जो होगी वो, उसमें जो है खुरदरी जो सतह होती है उसमें घर्षण ज़्यादा लगता है, चिकनी सतह पर कम लगता है। ईंट पर जूट का एक कपड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराई। अब क्या करना है कि अब वही क्रियाकलाप है, इसमें जूट का कपड़ा जो है आप लपेट लीजिए, फिर इसको दोहराई, फिर आगे क्या होता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों का जो है उसके ऊपर रोल अप करके के जो है ईंटे पे, ठीक है, आप इस तरीके से घर्षण बल की माप ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, जो हमने कमानीदार तुला यूज़ किया था, स्प्रिंग बैलेंस जो यूज़ किया था, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है, ठीक है, रोल, और जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। तो ये जो कुंडलित कमानी है, उस पर जब जो है, इसी कमानी पर जब बल लगेगा तो उसका प्रसार हो जाएगा, फैल जाएगी। कमानी की इस प्रकार की माप इसके अंशांकित पैमाने, उस पर जो पैमाना जो है बना हुआ है, ठीक है, उस पर चलने वाले जो संकेतक है उसके द्वारा की जाती है। मतलब कि ये जो प्रसार है इसकी अगर हमें माप करनी है तो उस पर कमानी पर जो पैमाना बना हुआ है उसमें जो संकेतक है उसके द्वारा ये की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो कितना बल लग रहा होगा उसको, ये देखिए यहाँ पे ये पैमाना दिया गया है, इसी के आधार पर जो है उसका जो भी इसका जो है माप होगा उसको मापा जाएगा। इस क्रियाकलाप में हमें क्या देखना है कि किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज़ पर कोई आनत समतल बनाइए, यानी कि हमें एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है और उसके द्वारा हमें इसको मापना है। इसके लिए आप ईंटों के सहारे कोई लकड़ी का तख्ता वगैरह उसका उपयोग करके टेढ़ा करके रख दें और एक जो है इंक्लाइन प्लेन आप बना सकते हैं। तो उसके किसी एक बिंदु पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु के नीचे लुढ़कने दीजिए। तो रुकने के पूर्व वह मेज़ पर कितनी, जब वो रुक रहा है तो रुकने से पहले वो मेज़ पर कितनी दूरी तय कर रहा है, इसे हमें नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है जब वो रुक जाएगा तो उसको नोट करके उसके बाद कुछ और चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। पहले ऐसे ही यूज़ करें, उसके बाद मेज़ पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। ये सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो, उसमें सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए एकदम। उपरोक्त क्रियाकलाप जो भी किया गया उसको फिर से करिए, ठीक है। बिंदु ए से उसको जो है फिर से जो सेल है उसको आप लुढ़काइए और फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट में जब कपड़े में ऐसा कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, मेज़ पर, अब कपड़े के साथ भी यही करिए। उसके बाद मेज़ पर रेत की पतली परत बिछा करके इस क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आना समतल जो इंक्लाइन प्लेन है उसका ढलान समान रखिए, ढलान सेम होना चाहिए, बस नीचे जो सरफेस है आगे की उसमें मेनली जो है उसमें जो कपड़े जैसे बिछाया, रेत बिछाया और जो और भी आप जो चीज़ें कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए कि सेल की स्पीड क्या हो रही है, ठीक है। अलग अलग उसमें अलग अलग जो है उसकी स्थिति देखिए। किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न क्यों होती हैं, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने जो परिणाम है उस पर चर्चा कीजिए। जो भी आपका जो है परिणाम निकला है उस पर आप डिस्कशन करिए।
तो यहाँ पे है कि क्या सेल द्वारा चली गई दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, जिस पृष्ठ पर वो चल रहा है। क्या पेंसिल सेल की पृष्ठ पर चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है? पेंसिल सेल की जो पृष्ठ पर चिकनापन है वो भी इसकी दूरी को प्रभावित करता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो इसी पे ही बूझो क्या कहता है कि मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूँगा। तो इन्होंने कुछ नया ही सोच लिया है कि इन्होंने क्या किया है कि सेल जो है उस पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट करके फिर इसी क्रियाकलाप को ये दोहराएंगे। अब यहाँ पे मेन जो हमें ये जानना है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की जो अनियमितताएं होती हैं उन पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो पृष्ठों की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उन्हीं को ही कि आगे पीछे वाली जो कंडीशन होती है उसके कारण ही घर्षण हो सकता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं, छोटी छोटी एकदम महीन महीन इरेगुलरिटीज़ होती हैं। दो पृष्ठों की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वे एक दूसरे के भीतर, अब जाहिर सी बात है जो उभार होते हैं वो आगे पीछे होंगे तो एक दूसरे के भीतर धंस जाएंगे ना। तो ये एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हम इन जो अंतःबंधन जो इंटरलॉकिंग है, ठीक है, उस पर पार करने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ें जब ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इंटरलॉकिंग जब ज़्यादा होती है तो उस सरफेस से अगर हमें जो है पार करवाना है तो हमें इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे खुरदरे या रूक्ष पृष्ठों पर ये जो इरेगुलरिटीज अनियमितताएं होती हैं वो अधिक संख्या में देखने को मिलती हैं। अतः यदि पृष्ठ रूक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है, ठीक है। अगर जो है खुरदरा पृष्ठ है तो घर्षण बल अधिक लगता है। तो अब यहाँ पे आप पृष्ठ देख लीजिए कि जैसे पुस्तक की पृष्ठ यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ पुस्तक में भी है, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे है, और मेज़ की पृष्ठ ऐसे है, उसमें भी इरेगुलरिटीज़ है। तो ये दोनों एक दूसरे के खांचे में धंस जाते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि जो सरफेस होती है, घर्षण जो होता है वो दोनों पृष्ठों की अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं उनके बिना पर ही जो है डिपेंड करता है। वो दोनों के जो सांचे होते हैं वो एक दूसरे पे धंस जाते हैं। तो यहाँ पे यह है कि हमने ये सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतर संबंध के कारण घर्षण होता है। तो अगर देखा जाए सरफेस की रेगुलरिटीज़ के कारण ही जो इंटरलॉकिंग होती है उसी के कारण ही घर्षण संभव है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। जाहिर सी बात है ये भी जो है बलपूर्वक अगर दबाएंगे तो घर्षण में वो अपने आप ही मोशन उसका रुक जाएगा, तो घर्षण में वृद्धि होगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति बैठा है। मतलब दो कंडीशन में देख सकते हैं कि चटाई है, ठीक है, इस पर अगर कोई नहीं बैठा है तब आप उसे खींचिए और जब उस पर कोई बैठा है तब आप खींचिए। अब जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार ढकेलना पड़ता है अगर बॉक्स को गतिमान रखना है। तो इसके लिए आपने उस अनुभव अपने जो है वो अनुभव को याद करिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब आप इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कोई सा कार्य आसान है, ठीक है, कोई भी आप इसमें से कर सकते हैं। विराम अवस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना, या तो जो है विराम अवस्था से उसको जो है आगे बढ़ाना, गतिशील कराना, या फिर अगर मोशन कर रहा है तो उसे और आगे बढ़ाना। तो ये दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। तो ये जो यहाँ पे है ये आपको बहुत जो है कायदे से यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो है यहाँ पे स्थैतिक घर्षण होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। तो यहाँ पे यही बात हो गई कि स्थैतिक जो घर्षण होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में जो उस पर फ्रिक्शन या घर्षण लगाया जाता है, वो जो वस्तु पर बल लगाया जाता है फ्रिक्शन के फॉर्म में, उसे हम स्थैतिक घर्षण या फिर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी के ही विपरीत अदर हैंड में क्या है कि किसी वस्तु को उसी चाल में, अगर मान लो वो चल रही है, ठीक है, मोशन में है, उसी चाल में रखने के लिए आवश्यक बल उस पर जो लगाते हैं उसको हम सर्पी घर्षण या फिर उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो उससे स्लाइडिंग फ्रिक्शंस की, तो यहाँ पे दो तरीके के हमने फ्रिक्शन पढ़े, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस जाएं जब वो सरकना आरंभ करता है। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो देखा जाए कि जो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है, ये लाइन याद रखिएगा, क्वेश्चन में हेल्प करेगा, कि जो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन होता है, सर्पी जो घर्षण होता है, वो स्टैटिक घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण जो होता है उससे कम होता है।
तो इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। यानी कि अगर जो स्थिर है, मतलब गति की अवस्था में नहीं है, उसको मोशन करवाना ज़्यादा कठिन होता है अकॉर्डिंग टू जो मोशन में वस्तु है उसको ढकेलने की। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो जो है इविल भी है लेकिन नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है। तो दोनों ही कंडीशन देखेंगे, उसके फ़ायदे भी और उसके नुकसान भी। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के ग्लास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान है। मान लीजिए किसी ग्लास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के लिए तेल की परत चढ़ी हुई है। ठीक है, उसमें जो है पकाने वाला जो तेल है उसकी परत चढ़ गई है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। तो इसमें उसको पकड़ना बिल्कुल भी यहाँ पे सोचने वाली बात है। अगर आपने इसको जो है कभी इसका अनुभव किया होगा तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं। ज़रा सोचिए कि यदि घर्षण ना हो तो क्या होगा। तो बिल्कुल है कि उसकी चिकनी सरफेस है तो और उस पर तेल लगा हुआ है तो वो उसका फिसलने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ भी एक आ गया कि अगर घर्षण ना हो तो क्या होगा। तो क्या आपकी ग्लास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यदि यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है किसी को भी, हर किसी को ही जो है इस बात की चिंता रहेगी कि उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो या चोट ना लगे। घर्षण ना होने की वजह से क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं उसे भी हम आगे देखते हैं। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं, ये भी पहली कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप ये भी देख सकते हैं कि घर्षण के फायदे और नुकसान में कि घर्षण का जो फायदे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, अगर वो ना हो तो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, तो इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रूक्ष जो पृष्ठ होता है वो रगड़ द्वारा चौक है, क्योंकि श्यामपट्ट का जो पृष्ठ होता है वो थोड़ा खुरदुरा होता है। ठीक है, और वो रगड़ के द्वारा चौक के कुछ कणों को अपने अंदर उतार लेता है, जिससे कि हमको जो वर्ड्स होते हैं वो लिखे हुए दिखाई यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई, घर्षण के कारण दीवार में कील गड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। अब ये जो चौक है वो श्यामपट्ट से चिपक जाती हैं, उसके खुरदरेपन में वहाँ पे उसमें भर जाती हैं, उसके बाद वो चिपक जाती हैं। इस प्रकार श्यामपट्ट आपको लिखावट, मतलब श्यामपट्ट पर जो लिखावट है वो हमें दिखाई देगी। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी और ना ही उन्हें रोका जा सकता था। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अगर घर्षण ना हो तो गति आरंभ भी करना भी मुश्किल हो जाएगा और उसे रोकना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ना ही उसकी दिशा परिवर्तित की जा सकती। तीनों ही सिचुएशन, तीनों ध्यान रखना है कि घर्षण के ना होने की वजह से टायर में जो घर्षण ना और नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है। उसके बाद है कि यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण ना हो। मतलब कि उस सिचुएशन अगर वहाँ पे घर्षण नहीं है तो और वस्तु जो है गति आरंभ कर दिए तो उसका रुकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते हैं अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते, तो घर्षण के ना होने की वजह से देखिए क्या है, दीवार में कील नहीं ठोक पाएंगे, इसके बाद धागे में गांठ भी नहीं बांध पाएंगे, वो तुरंत खुल जाएगी। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बन पाएगी। ये जो पिक्चर दिखाई गई इसमें घर्षण के कारण जूते के जो तले हैं वो घिस जाते हैं। इसके विपरीत यहाँ पे है कि घर्षण जो है वो हानिकारक भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने ये सारे फायदे, उसके बेनिफिट जो है वो सब हमने देखे। अब इसके नुकसान जो है उन्हें देखते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच हो, बॉल बेयरिंग हो या फिर जूते की सोल हो। मतलब ये सारे जो है सोल ही क्यों ना हो, वो सब जो है घर्षण के कारण घिस जाते हैं। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल जो ऊपरी पुल होते हैं जिन पर लोग जो है पैदल चलते हैं, उनकी घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होंगी आपने। तो घर्षण से, तो वो जो घिसी पिटी सीढ़ियाँ वो किस वजह से, घर्षण की वजह से, क्योंकि जो जूतों की जो सरफेस है उसकी और सीढ़ियों की सरफेस के बीच में जो घर्षण बल लगने की वजह से वो घिस गई हैं। नेक्स्ट है कि घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जब घर्षण फ्रिक्शन जो होता है इसके द्वारा ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेली को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ पर रगड़ते हैं तब वह आग पकड़ लेती है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो ऊष्मा है वो किसी भी खुरदरी सरफेस पर अगर किसी दूसरी सरफेस को रगड़ा जाएगा तो वो जो है उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो वो चाहे जो है जो हथेलियाँ हैं उनको रगड़ करके जो है ऊष्मा उत्पन्न की जाए या फिर माचिस की तीली के साथ किया जाए। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक जब चलाने पर उसका जार जो होगा वो गर्म हो जाता है। तो आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है।
तो अब यहाँ पे है कि ये एक जो है हाथ घिसी हुई लड़की का दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद माचिस की तीली का भी दिखाया गया है। तो ये घर्षण के कारण ही माचिस की तीली रगड़ने पर आग पकड़ लेती है और हाथों का गर्म होना। ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक जो घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसकी वजह से ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिसिटी अधिक नष्ट हो जाती है। तो निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो ये जो हम लोग ने पढ़ा इसमें ये पढ़ा कि नुकसान क्या है। अब नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसमें हमें ये देखना है कि फ्रिक्शन के कारण जो है नुकसान हो रहा है उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो घर्षण को यहाँ बढ़ाना और घटाना दोनों ही देखना है। पिछले अनुभाग में आपने देखा था कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय हो सकता है, मतलब कि घर्षण घर्षण जो है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें वो फायदेमंद नहीं हो सकता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जूतों की जो तली है वो खांचेदार क्यों है? खांचेदार जूतों की फर्श खांचे जो होते हैं वो जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जूते की फर्श जो है उससे पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहे। तो जाहिर सी बात है तो इसमें फ्रिक्शन लगना ईजी होगा। ये जो खांचेदार वो दिखाए गए, ठीक है। तो जब इस तरीके की सरफेस होती है यानी कि टायरों की तलियों के खांचेदार जो बनाया गया है उससे उसका रीज़न ही यही है कि घर्षण जो है उसको अधिक किया जाता है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों जो पैडल जो होती हैं उनका या जो ब्रेक लगाने वाले जो मेन हैं उनका उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे ब्रेक का सिस्टम जो है जो कि पहियों के पास उसका जो है किया जाता है, उसका यूज़ करके हम जानबूझकर घर्षण लगा करके स्पीड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर घर्षण में और वृद्धि कर सकते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड जो है उसके जो ब्रेक पैड है वो पहिए को स्पर्श करते हैं। ठीक है, जो पैड लगे रहते हैं ब्रेक वाले वो भी जो है इरेगुलरिटीज़ उनकी भी सरफेस में होती हैं, तो वो जो है वो पहिए को स्पर्श जब हम चला रहे होते हैं तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते, फिर ये उससे जो है रिम से सट जाते हैं, उसके बाद घर्षण उत्पन्न करने लगते हैं और जिससे स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने ये देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरीके से पकड़ सकें। ठीक है, और व्यायाम जैसे जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रूक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण से में वृद्धि करके अपनी जो अच्छी पकड़ है उसको बना सकें। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। मतलब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें घर्षण जो होता है वो अवांछनीय होता है। जहाँ वांछनीय है उसका तो यूज़ हो गया, उसे हमने देख लिया। अब जिन जगह अवांछनीय है जिनमें जो है घर्षण के कारण नुकसान हो रहा है तो उसे कम करना ज़रूरी है। तो जैसे कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, आपने ये नोट किया होगा। हम दरवाजे के कब्जों चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों की गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। ठीक है, तो उनकी दक्षता जो उनकी बढ़ती जा रही है उसमें वृद्धि के लिए कि वो जो है ज़्यादा दिनों तक की मशीनें अपना काम करती रहें, तो उसके लिए हमें फ्रिक्शन को कम करना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है मशीन के जो पुर्जे होते हैं वो घिस घिस करके फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कहने का है कि फिर वो एक कंडीशन ऐसी आती है कि मशीन बेकार हो जाती है। तो जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के जो है उन हिस्सों पर लगाया जाता है या जो पुर्जे भाग होते हैं उनके बीच जब लगा देते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं जो इरेगुलरिटीज़ का जो अंतर्बंधन है यानी कि उनके बीच में इंटरलॉकिंग जो थी वो अंतःपाशन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। तो उनके बीच की जो इंटरलॉकिंग है उनके बीच में एक परत बन जाती है जिसकी वजह से वो जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे हो जाता है। गति सहज बन जाती है, ईजिली एकदम जो है गति जो होती है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो घर्षण कम करने वाले पदार्थों को हम स्नेहक कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट्स के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी गई है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच में वायु की गति का उपयोग किया जाता है। तो कुछ ऐसी हैं जहाँ पे ये देखिए पिक्चर दिखाया गया कि किस तरीके से लुब्रिकेंट्स का यूज़ हो रहा है। तो ये सतह ऊपर की दिखाई गई है जो ऑब्जेक्ट की होगी, बीच में जो है वो एक जो भी चिकनाई लगाई गई होगी, वो तेल हो, ग्रीस हो, कुछ भी हो, वो लगाया गया और ये सतह, तो इनके बीच में काफ़ी बड़ी लेयर इसमें आ गई है जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट की जो सतह है वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पा रही हैं। तो क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं?
तो इसका आंसर पहेली क्या दे रही है कि घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम कहें कि जो घर्षण है उसे कम्प्लीटली एकदम शून्य कर दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि चाहे जैसा भी पृष्ठ हो उसमें कुछ ना कुछ उसमें इरेगुलरिटीज़ रहेंगी ही। इरेगुलरिटीज़ अगर हैं दोनों सरफेस के बीच में तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट हेडिंग है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं कैसे। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर जड़े हुए देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है इसे पता लगाइए। यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है जो बच्चा है वो एक जो है एक ऐसा बैग लेकर के जा रहा है जिसके नीचे जो है रोलर की तरह इसमें पहिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनका पहियों का रोल क्या है इसका हम यहाँ पे क्रियाकलाप के थ्रू देखेंगे। बेलाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रख दीजिए। इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को धकेलिए। आप ये पाएंगे कि पुस्तक गतिशील होने पर पेंसिल जो है वो लुढ़कती है। जैसी पुस्तक गतिशील होती है नीचे रखी जो पेंसिल है वो लुढ़क जाती हैं। पेंसिल की इस प्रकार की जो गति है उसको हम लोटनिक गति कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि पेंसिल जो है वो नीचे रखी हुई थी और उसको जब उसका हमने उसका मूवमेंट कराया तो इस प्रकार की जो फिर वो जो पेंसिल पहले रोल की ना तो इस प्रकार की जो है गति जो थी, ठीक है, तो उसको उसको जो है यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन एक तरीके से हुआ ना, तो उसको जो है यहाँ पे स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है। लोटनिक गति जो है यहाँ पे हुई है कि क्या आप ये अनुभव कर सकते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार की गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया। मतलब यहाँ पे मेनली यही हुआ कि ये जो आपने अनुभव किया एक्सपेरिमेंट किया इसमें क्या हुआ कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया। तो इसको देखते हैं कि आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हुए देखा है। तो ये देखिए ये जो है पिक्चर दिखाई गई कि किस तरीके से पुस्तक को रखा गया है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि घर्षण को कम करने के लिए अगर हम एक जो है पृष्ठ पर दूसरी वस्तु को, तो यहाँ पे ये हुआ कि जो लोटनिक गति लोटनिक घर्षण जो था उसके द्वारा हुआ क्या कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसकी जो गति है उसको यहाँ पे रोका जा रहा है, तो लोटन घर्षण कम कर देता है। तो ये जो रोलिंग जो सिस्टम है वो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको कम कर दे रहा है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है, रोल करना ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, सरकने के अकॉर्डिंग यही कारण है कि रोलर तो तो रोलर जड़ा सामान जो है वो खींचना सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए को के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनली रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उससे कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को जो रोलिंग सिस्टम है उसको बॉल बियरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो स्लाइडिंग है सर्पण यानी स्लाइडिंग को बॉल बियरिंग के उपयोग के द्वारा लोटन में उसको रोलिंग में उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। छत के पंखे तथा साइकिलों में जो धुरी बीच में जो उसकी जो पहिए होते हैं रिम जो होती है उसके बीच में, ठीक है, तो छत के पंखे तथा साइकिलों में जो धुरी तथा नाभि यानी हब के बीच बॉल बियरिंग का उपयोग जो है करके, मतलब कि इसका ये जो है सामान्य उदाहरण है क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन में इसको मूव कराया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है पंखे में किस तरीके से यहाँ पे जो है बॉल बियरिंग का यूज़ किया गया है और इसके बाद यहाँ पे ये जो उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइकिल में। उसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग है तरल घर्षण। फ्लूइड के फॉर्म में जो फ्रिक्शन होता है उसके बारे में देखते हैं कि आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर के गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। ठीक है, इससे होकर के जो गुजरने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर ये फ्रिक्शन लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर के गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, लिक्विड दिया गया है। ठीक है, तो अतः हम उसी के बेस पे हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। तो ये जो है एरोप्लेन का पिक्चर दिखाया गया था। तो यहाँ पे जो वायु है उसे भी हम लिक्विड उसको भी हम जो है फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, और जो द्रव है उसको भी हम फ्लूइड कहेंगे। तो इस तरह से तरल इनसे होकर के गति करने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर जो फ्लूइड होता है वो जो है वो फ्रिक्शन लगाता है।
यहाँ पे ये लाइन है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये लाइन है कि जो तरलों द्वारा लगाए गए जो घर्षण बल है, जो फ्रिक्शन है, उसको हम कर्षण कहते हैं। तो ड्रैगिंग करना, ड्रैग करना वही कहलाता है जो फ्लूइड के द्वारा जो घर्षण बल लगता है। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लूइड के द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। जो तरलों पर, जो फ्लूइड पर जो घर्षण बल लगता है वो उसकी तरल की जो सापेक्ष गति है, उसके साथ चलने वाली जो गति हो रही होगी उस पर निर्भर करेगा। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो दोनों ही कंडीशन पे इस पे निर्भर करेगा। इसके अलावा स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार, मतलब कि मेनली यहाँ पे है कि जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें जो है उस पर लगने वाला जो घर्षण बल है उससे, उसके द्वारा उसको जो है वहाँ से, उस तरल से उसे पार करना होता है, घर्षण की उपस्थिति में उसको पार करना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, क्योंकि जो पानी है वो उस वस्तु पर घर्षण बल लगा रहा है, लेकिन उस वस्तु को पानी से बाहर भी निकलना है, तो उसको बल अपनी तरफ से जो है फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसकी जो ऊर्जा है उसको, उसका क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि घर्षण जो है वो कम से कम हो जाए। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। तो यहाँ पे मेनली ये है कि लिक्विड के द्वारा जो घर्षण बल लग रहा है उसमें घर्षण को कम करने के लिए जो वस्तुएं हैं उनको शेप दिया जाता है। अलग अलग स्पेशल टाइप की उनकी जो है शेप उनके बनाए जाते हैं कि जिसके कारण जो पानी का या फ्लूइड का जो इसके ऊपर जो घर्षण उस पर जो लग रहा है फ्रिक्शन, उसे कम किया जा सके। आपके विचार में वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? तो जो संकेत प्राप्त होते हैं उन्हें हम यहाँ पर नीचे देखेंगे भी। वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करती हैं, तो हमने ये देखा कि पक्षी आसमान में, उनके लिए भी फ्लूइड यूज़ किया गया, हवा को भी, ठीक है, वायु को भी फ्लूइड किया गया, और मछलियाँ जो है वो जल में तैरती हैं तो उनके लिए भी फ्लूइड का यूज़ किया गया। तो उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हुआ होगा। तो यहाँ पे मेनली उनका एग्जाम्पल इसीलिए लिया गया कि जब उनके पर जो है फ्रिक्शन लग रहा था तो उनकी जो ऊर्जा है उसका क्षय कम हुआ। ठीक है, ऊर्जा का वेस्ट ज़्यादा नहीं हुआ। आपने इन आकृतियों के बारे में क्लास 6 में अध्ययन किया था बहुत अच्छे से, मछलियों के बारे में भी, और जो है मछलियों के बारे में भी बहुत कायदे से हम लोग ने अध्ययन किया था। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो वायुयान है उसकी आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? तो वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। तो जितने भी वाहन हैं उनको इसी प्रकार ही बनाया जाता है कि उन पर लगने वाला फ्लूइड का जो फ्रिक्शन है फ्लूइड के द्वारा, वो चाहे एयर के फॉर्म में हो चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो, उसे कम किया जा सके। तो ये देखिए पिक्चर दिखाई गई कि किस तरीके से हवाई जहाज़ और बर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है उसकी आकृति में लगभग समानता है। ये यूँ कहें कि बर्ड को ही देख करके हवाई जहाज़ का निर्माण किया गया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो इसके ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, घर्षण एक दूसरे के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच का विरोध करता है। किसका करता है? सापेक्ष गति जो होती है उसका विरोध करता है। ठीक है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद है कि घर्षण पृष्ठों के पर निर्भर करता है। तो पृष्ठों का जो उनका जो मतलब इनका नेचर जो होता है, इनका बिहेवियर जो होता है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। उसके बाद है कि घर्षण से उत्पन्न होती है, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। सर्पी घर्षण जो होता है और स्लाइडिंग वाला जो घर्षण होता है वो स्टैटिक जो घर्षण होता है उससे क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि चार बच्चों को लोडने के स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे चार बच्चे हैं जो इस तरीके के यहाँ पे घर्षण का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। उनका घटते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है कि उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। तो यहाँ पे देखिए कि पहले मतलब कि घटता हुआ क्रम की सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा, उसके बाद ठीक है। तो ये सारी जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजीज दी गई हैं। तो इनमें जो क्वेश्चन 2 का सही आंसर है वो गा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, स्टैटिक जो घर्षण है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सर्पी होगा, उसके बाद सबसे कम जो होगा वो लोटनिंग में होगा, रोलिंग वाले में होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है।
ये इतनी सारी चीज़ों पर उसने अलग अलग टाइम पर इसको चलाया है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगी घर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम जो है होगा। तो कौन सा उसका हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर होगा वो घ होगा। यहाँ पे क्या है, संगमरमर का गीला फर्श जो है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया, बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि फ्रिक्शन किस में बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे कम जो होगा वो संगमरमर की गीले फर्श में वैसे भी चीज़ें बहुत तेज़ी से फिसलती हैं, ठीक है। तो वो गीला फर्श में सबसे तेज़ी से वो सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा। उसके बाद संगमरमर का सूखा फर्श जो होगा इसमें उससे ज़्यादा लगेगा, तौलिया में उससे ज़्यादा लगेगा, समाचार पत्र में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और ये जो रिक्त स्थान का ये वाला जो ऑप्शन था, इसमें सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो बाकी के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे हमने अच्छे से अंदर डिस्कशन भी किया था चैप्टर में, तो बाकी के क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे, ठीक है। उसे कोशिश करिएगा उसे सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।